अगर आप सोचते हैं कि भारत का संविधान 1950 में बना, तो आप आधी कहानी ही जानते हैं, क्योंकि इसकी असली नींव 1773 में ही रख दी गई थी। जब अंग्रेज भारत आए, उन्हें नहीं पता था कि उनके बनाए लॉज एक दिन भारत के संविधान की नींव बनेंगे। 1773 से 1947 तक करीब 170 साल इन ब्रिटिश लॉज ने ही भारत के संविधान की पूरी कहानी लिखी। आज हम समझेंगे कैसे ब्रिटिश एक्ट्स ने भारत के संविधान को शेप किया और कैसे ये जर्नी हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक ले जाती है। ब्रिटिश भारत में सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे। शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना ही था। रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया था। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का अर्थ टैक्स वसूलने करने का और दीवानी न्याय देने का अधिकार। इसी चरण पर कंपनी केवल व्यापारिक संस्था न रहकर शासक शक्ति के रूप में कार्य करने लगी। कंपनी की बढ़ती शक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता महसूस होने लगी। कंपनी के अधिकारी अत्यधिक भ्रष्ट हो गए थे और नवाबों की तरह विलासी जीवन जी रहे थे, जबकि कंपनी खुद भारी कर्ज में डूब गई थी। ब्रिटिश सरकार को डर था कि यदि कंपनी को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो वह ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कानून बनाना शुरू किया। यही से कानूनों की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने आधुनिक भारतीय संविधान की नींव रखी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भारत के घटनात्मक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इस कानून का महत्व 3 कारणों से है। 1. ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। 2. कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को आधिकारिक मान्यता दी गई। 3. भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित किया। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद स्थापित की गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत स्वीकार करने से मना किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में स्पष्ट अंतर किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल व्यापारिक मामलों का नियंत्रण दिया गया, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नई संस्था स्थापित की गई। इससे भारत में दोहरे शासन की व्यवस्था अर्थात डबल गवर्नमेंट शुरू हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत के नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राजस्व व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण के अधिकार दिए गए। यह कानून 2 कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। पहला, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त हुआ। इस प्रकार कंपनी केवल नाम मात्र की शासक रह गई, जबकि वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित हो गई। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए चार्टर एक्ट्स लागू करना शुरू किया। ये कानून कंपनी का लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए और प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत करने के लिए बनाए गए। इससे कंपनी धीरे धीरे स्वतंत्र शासक न रहकर ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक एजेंसी बनती गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार व्यवस्था में पहला बड़ा परिवर्तन करने वाला कानून था।
इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कंपनी के पास ही रखा गया। इससे भारत में ब्रिटिश पूंजीवाद का प्रवेश हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस कानून ने क्रिश्चियन मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी और भारतीय शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया। इस अधिनियम ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, टैक्स न देने वालों को सजा देने का कानूनी हक भी अब उनके पास था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इतिहास में सेंट हेलेना एक्ट 1833 के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संवैधानिक इतिहास में 1833 का चार्टर एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कानून ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। इस कानून से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया और उसके हाथों में सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित कर दी गईं। इस प्रकार पहली बार पूरे ब्रिटिश भारत पर अधिकार रखने वाली एक केंद्रीकृत भारत सरकार की स्थापना हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। इस कानून से बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को विशेष विधायी अधिकार दिए गए। 1833 से पहले के कानूनों को रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद बनाए गए कानूनों को एक्ट्स कहा जाने लगा। इस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा व्यापार समाप्त हो गया और अब कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बन गई। 1833 के चार्टर एक्ट में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया था। Company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, His heirs and successors. इसका सीधा अर्थ ये था कि भारत के क्षेत्रों पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी अधिकार समाप्त हो गया है और यह ब्रिटिश राजघराने का संवैधानिक और खानदानी हक बन गया है। इस एक्ट ने सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम लागू करने का प्रयास किया और यह घोषित किया कि भारतीयों को कंपनी के अधीन किसी भी पद या नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को बाद में लागू नहीं किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक आयोग भी बनाया गया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1793 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की कार्यकारी और विधायी शक्तियों को अलग कर दिया। परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें विधायी सदस्य कहा गया, और यहीं से बनी एक अलग गवर्नर जनरल की विधायी परिषद, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यह परिषद ब्रिटिश संसद की तरह काम करती थी, यानी पहली बार कानून बनाना सरकार का एक विशेष कार्य माना गया, जिसके लिए अलग प्रक्रिया और अलग व्यवस्था बनाई गई। इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं की भर्ती में खुली प्रतियोगिता प्रणाली लागू की। इससे कवनेंटेड सिविल सर्विस भारतीयों के लिए भी खुल गई। इसके बाद 1854 में मैकॉले समिति नियुक्त की गई, जिसने आगे चलकर आधुनिक सिविल सेवा प्रणाली की नींव रखी। इस कानून ने कंपनी को भारत पर शासन जारी रखने दिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। पहली बार चार्टर को किसी निश्चित अवधि के लिए रिन्यू नहीं किया गया, यानी ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। इसका सीधा अर्थ था कंपनी शासन अब अस्थायी हो चुका था। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया। 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए, यानी पहली बार भारतीय प्रशासन में प्रांतीय भागीदारी की शुरुआत हुई। रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इसी रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश संसद ने एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा जाता है।
इस अधिनियम को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन क्षेत्र तथा रेवेन्यू से संबंधित सभी अधिकार ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिए गए। इस प्रकार 1858 से भारत में क्राउन रूल की शुरुआत हुई। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से और उनके अधिकार के अंतर्गत चलाया जाने लगा। साथ ही इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया। वाइसरॉय भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश करके डबल गवर्नमेंट सिस्टम की व्यवस्था को खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने भारत के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक एक नया पद बनाया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य थे और वे मुख्य रूप से ब्रिटिश संसद के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल थे। उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यह एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसके अध्यक्ष स्वयं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इस एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया। इसका मतलब था कि भारत या इंग्लैंड कहीं भी उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था और वे भी किसी पर मुकदमा कर सकते थे। 1858 का कानून मुख्यतः प्रशासनिक नियंत्रण की व्यवस्था को सुधारने के लिए बनाया गया था ताकि इंग्लैंड से भारत के शासन को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। हालांकि इस एक्ट ने भारत में पहले से चल रही शासन प्रणाली में कोई बड़ा या मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत की। इस अधिनियम के अनुसार वाइसराय की विस्तारित लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट किया गया। 1862 में तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों की नियुक्ति की। वे थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। यही भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत थी। 1861 के इस एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू की। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनके कानून बनाने के अधिकार वापस दे दिए गए। इससे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई और 1833 के चार्टर एक्ट में चरम पर पहुंची सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह उलट गई। इस अधिनियम ने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना भी की। बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में प्रांतीय विधायी परिषदों की स्थापना की गई। 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को आधिकारिक मान्यता दी, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में शुरू किया था। इसके अंतर्गत वाइसराय की परिषद का प्रत्येक सदस्य एक या अधिक विभागों का प्रमुख होता था और उस विभाग से संबंधित अंतिम आदेश स्वयं जारी कर सकता था। साथ ही इस एक्ट ने आपातकालीन परिस्थितियों में वाइसराय को लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्वीकृति के बिना ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार भी दिया। ऐसे ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 महीने होती थी। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई। हालांकि इसके बावजूद ऑफिशियल मेजॉरिटी को बनाए रखा गया। इस कानून ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स को बजट पर चर्चा करने और एग्जीक्यूटिव से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हालांकि उन्हें बजट पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। 1892 के एक्ट ने लिमिटेड और इनडायरेक्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए वाइसराय प्रांतीय परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर सदस्य नियुक्त करते थे। वहीं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए गवर्नर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स और चैम्बर्स की सिफारिश पर सदस्यों की नियुक्ति करते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट में इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके बजाय इसे नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज कहा गया। 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है।
उस समय लॉर्ड मॉरली भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। इस एक्ट ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के आकार में महत्वपूर्ण वृद्धि की। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जबकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की सदस्य संख्या सभी प्रांतों में समान नहीं थी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाए रखा, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी का स्वीकार किया गया। इस एक्ट के अंडर विधायी परिषदों के सदस्यों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार और बजट पर रेजोल्यूशन पेश करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था शुरू की। इसके अंतर्गत मुस्लिम प्रतिनिधि केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुने जाते थे। इस प्रकार इस एक्ट ने सांप्रदायिकता को कानूनी मान्यता प्रदान की। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। साथ ही इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि भारत में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना उनका उद्देश्य है। इस घोषणा के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया। ये अधिनियम 1921 से लागू हुआ। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। एडविन मॉन्टेग्यू उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसरॉय थे। इस कानून के जरिए केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण कुछ हद तक कम किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय और प्रांतीय ऐसे दो अलग अलग सब्जेक्ट लिस्ट बनाई गई, जिससे दोनों सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को अपने अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की सबसे बड़ी विशेषता थी डायार्की, यानी प्रांतों में दुहेरी शासन पद्धति। डायार्की एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दोहरा शासन। इस व्यवस्था में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा गया। एक, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इन विषयों को गवर्नर द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स की सहायता से प्रशासित किया जाना था। 2, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ये विषय गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नियंत्रण में थे और वे लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अधिकारों की इस जटिल व्यवस्था और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण डायार्की का यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया। पहले के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह अब दो सदन बने। एक, अपर हाउस अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट। 2, लोअर हाउस अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे। हालांकि मतदान का अधिकार सीमित था और ये प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के आधार पर दिया जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया। इस काउंसिल में कुल 6 सदस्य होते थे। इनमें कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य किया गया। 1919 के एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का विस्तार भी किया। 1909 के अधिनियम ने केवल मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रदान किए थे, लेकिन 1919 के अधिनियम ने इसे बढ़ाकर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन तक लागू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया और अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों को हाई कमिश्नर को हस्तांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। इसके आधार पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। इसके साथ ही वित्तीय स्वायत्तता की दिशा में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। अब प्रोविंशियल काउंसिल्स को अपना स्वयं का बजट बनाने और उसे पारित करने का अधिकार मिल गया।
1919 के अधिनियम की सफलता की समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति की गई, लेकिन इस 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए सभी भारतीय दलों ने इसका बहिष्कार किया। 1930 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें डायरकी समाप्त करने और संघीय शासन स्थापित करने की सिफारिश की गई। इन सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। इन्हीं चर्चाओं के आधार पर एक व्हाइट पेपर तैयार किया गया, जो आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आधार बना। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस योजना में मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के साथ साथ अनुसूचित जातियों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी ने इसका तीव्र विरोध किया और येरवना जेल में आमरण अनशन शुरू किया। अंततः कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को बनाए रखा गया और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की गईं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने की दिशा में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह एक बहुत विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। इस कानून ने ऑल इंडिया फेडरेशन की संकल्पना प्रस्तुत की। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का एक साथ आना अपेक्षित था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और इस कारण ये संघ राज्य केवल कागजों पर ही रह गया। ये कभी वास्तव में अस्तित्व में नहीं आया। इस कानून ने केंद्र और प्रांतों के बीच अधिकारों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई। 1 फेडरल लिस्ट, 2 प्रोविंशियल लिस्ट, 3 कंकरेंट लिस्ट, और जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं थे, यानी रेजिडुअरी पावर्स, सीधे वाइसरॉय को दिए गए। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में लागू की गई डायरकी को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह प्रांतों को ऑटोनॉमी दी गई। अब गवर्नर्स के लिए लोक निर्वाचित मंत्रियों की सलाह पर काम करना अनिवार्य हो गया, यानी प्रांतों में सही मायने में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आई। यह व्यवस्था 1937 में शुरू हुई, लेकिन 1939 में ही इसे बंद करना पड़ा। इस अधिनियम ने केंद्र में डायरकी लागू करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। 1935 के अधिनियम ने 11 में से 6 प्रांतों में बाइकैमरलिज्म शुरू किया। ये प्रांत थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। यहाँ अब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन अस्तित्व में आए। इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया संस्था को समाप्त कर दिया, जो 1858 से भारत सचिव की सहायता कर रही थी। अब भारत सचिव को केवल सलाहकारों का एक छोटा समूह दिया गया। 1935 के कानून के तहत लगभग 10% जनसंख्या को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके अलावा इस कानून ने 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की। इसके अतिरिक्त सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रांतों में भी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 या अधिक प्रांतों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने का प्रावधान इसी कानून ने किया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। इसके बाद मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग को तेज कर दिया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने पुनः स्पष्ट किया कि 1946 में स्थापित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा तैयार किया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते। उसी दिन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबैटन प्लान कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये योजना स्वीकार की और इसे कानूनी रूप देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त किया
और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट घोषित किया। इस एक्ट से भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियंस अस्तित्व में आए। दोनों देशों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर निकलने का पूर्ण अधिकार था। इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत वाइसराय का पद समाप्त कर प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। उनकी नियुक्ति ब्रिटिश राजा द्वारा, परंतु संबंधित देश के मंत्रिमंडल की सलाह पर होनी थी। अब ब्रिटिश सरकार की इन देशों के शासन में कोई जिम्मेदारी नहीं रही। दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून, यहाँ तक कि इस इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रद्द करने का पूर्ण अधिकार दिया गया। जब तक नया संविधान तैयार ना हो, इन सभाओं को अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने के अधिकार थे। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इन देशों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां का विधानमंडल ऐसा कानून ना बनाए। इस कानून का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जब तक नया संविधान तैयार ना हो, दोनों देशों और प्रांतों का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। हालांकि दोनों डोमिनियंस को इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने का अधिकार था। इस एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद समाप्त कर उनके सभी कार्य कॉमनवेल्थ अफेयर्स सेक्रेटरी को सौंप दिए। इस अधिनियम के तहत इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश राज सत्ता के पैरामाउंसी के अधिकार समाप्त हो गए। रियासतों को अब पूर्ण स्वतंत्रता थी कि वे या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रहें। इस कानून ने ब्रिटिश राजा का वीटो पावर समाप्त कर दिया, परंतु गवर्नर जनरल को राजा के नाम पर किसी भी विधेयक को असेंट देने के पूर्ण अधिकार बने रहे। इस कानून के अनुसार गवर्नर जनरल और प्रांतीय राज्यपालों को अब केवल नाम मात्र प्रमुख बना दिया गया। उन्हें सभी मामलों में अपने अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य था। इंग्लैंड के राजा की उपाधियों से एम्परर ऑफ इंडिया का खिताब हटा दिया गया। इस कानून के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा की जाने वाली सिविल सर्विसेज में भर्ती और पदों का आरक्षण बंद हो गया। हालांकि 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त अधिकारियों की सुविधाएं और लाभ यथावत बने रहे। अंततः 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और सत्ता दो नए डोमिनियंस भारत और पाकिस्तान को सौंप दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई तथा 1946 में स्थापित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब भारतीय डोमिनियन की पार्लियामेंट बन गई। भारतीय स्वतंत्रता के करीब आते ही ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, सत्ता किसे सौंपी जाए। इसी के समाधान के लिए 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले की एक अस्थायी सरकार थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इस सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों दल शामिल थे। मुस्लिम लीग ने पहले बहिष्कार किया, लेकिन बाद में अक्टूबर 1946 में शामिल हुई। इस सरकार के सभी सदस्य तकनीकी रूप से वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। परिषद का प्रमुख वाइसरॉय होते हुए भी उपाध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति की गई थी। वास्तव में इसी पद के कारण नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले वास्तविक कार्यकारी प्रमुख माने जाते हैं। अब इस इंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख मंत्री और उनके विभाग देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। जगजीवन राम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। C.H. भाभा, वर्क्स, माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान, फाइनेंस। अब्दुल रब निश्तर, पोस्ट्स एंड एयर। आसफ अली, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। C. राजगोपालाचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स। I.I. चुंद्रीगर, कॉमर्स। गजनाफर अली खान, हेल्थ। जोगिंदर नाथ मंडल, लॉ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होने के बाद ये इंटरिम गवर्नमेंट समाप्त हुई और स्वतंत्र भारत की पहली स्थायी सरकार अस्तित्व में आई।
अब देखते हैं 15 अगस्त 1947 को सत्ता में आए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की संरचना। दरअसल विभाजन के बाद अंतरिम सरकार के मुस्लिम लीग के कई सदस्य पाकिस्तान चले गए और स्वतंत्र भारत की नई परिस्थितियों के अनुसार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया गया। इसीलिए इंटरिम गवर्नमेंट 1946 और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस और साइंटिफिक रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्टेट्स अफेयर्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आर.के. शर्मुखम चेट्टी, फाइनेंस। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, लॉ। जगजीवन राम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ। सी.एच. भाभा, कॉमर्स। रफी अहमद किदवई, कम्युनिकेशंस। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। वी.एन. गाडगील, वर्क्स, माइंस एंड पावर। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के सामने सबसे बड़े प्रश्न थे। देश कैसे चलाया जाए, शासन प्रणाली क्या होगी, केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे होंगे, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला दस्तावेज था भारतीय संविधान। अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एनविजन यूपीएससी को सब्सक्राइब करें।